हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास तक हम लोग बात कर रहे थे एक आर्क का मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पर। आर्क या लूप दोनों चीज आ जा रहा था उससे। तो चलते हैं अपने अगले ऑब्जेक्ट पर। अभी भी लूप का ही मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं, लेकिन एक्सिस पर। magnetic field due to a current carrying loop on the axis. Magnetic field due to a current carrying loop on the axis. एक्सिस पर फील्ड निकालने वाले हैं, तो देखते हैं। ये करंट कैरिंग लूप, तो ये करंट कैरिंग लूप जो है, ये समझो किस तरीके से रखा हुआ है। ये बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर रखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। तो आधा लूप बाहर है और बाकी आधा लूप अंदर की तरफ है ना। इस तरीके से रखा हुआ है। तो आधा लूप बाहर है और आधा लूप अंदर है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। देखो, इस लूप को हम लोग इस तरीके से दिखा दिए। अब ये रिप्रेजेंटेशन क्या है? ये डॉट जो दिख रहा है, यहां से करंट निकला, आधा चक्कर ऐसे काटा और ये क्रॉस दिख रहा है, मतलब यहां घुस गया। तो आधा लूप इधर और बाकी आधा अंदर की तरफ। मतलब यहां पर अगर हम एक छोटा सा एलिमेंट कट कर रहे हैं तो उसमें करंट बाहर है, और यहां एक छोटा सा एलिमेंट कट कर रहे हैं तो उसमें करंट अंदर है। तो इस तरीके से लूप रखा हुआ है। और एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पे हम लोग को फील्ड बताना है। एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, यहां फील्ड निकालना है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम लोग एक एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट का फील्ड बायो-सावर्ट लॉ से लिखेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो हम एक एलिमेंट लिए, यहां पर टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक एलिमेंट लिए। इस एलिमेंट में करंट का डायरेक्शन क्या है? देखो, अब ये रिप्रेजेंटेशन क्लियरली बता रहा है कि यहां जो एलिमेंट लिए हैं इसमें करंट ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है। तो इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो ये एक छोटा सा स्ट्रेट वायर हो गया, छोटा सा वायर जिसमें करंट बाहर की तरफ आ रहा है। करंट के डायरेक्शन में थंब है ना, थोड़ा डायरेक्शन ध्यान से देखना, हमको यहां फील्ड देखना है। तो करंट ऐसे आ रहा है, जैसे स्ट्रेट वायर का देखते थे फील्ड। करंट के डायरेक्शन में थंब, तो करंट के डायरेक्शन में थंब, आर की तरफ फिंगर्स, हाथ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा बट चलेगा। करंट इधर आ रहा है तो करंट के डायरेक्शन में थंब, आर की तरफ फिंगर्स। मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके इस लाइन के परपेंडिकुलर ऐसे जा रहा है। तो ये हो गया फील्ड का डायरेक्शन, dB इस तरफ हो गया। एंड सपोज दिस एंगल इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा। तो इधर मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक बात है। हम एक और एलिमेंट ले रहे हैं डायमेट्रिकली ऑपोजिट। ये एक और एलिमेंट ले लिए, इसमें करंट का डायरेक्शन क्या हुआ? इनवर्ड। इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां देखोगे तो करंट के डायरेक्शन में थंब, आर की तरफ फिंगर्स, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ये आ गया dB। और दो एलिमेंट क्यों लिया जाता है? दो एलिमेंट लेने का पर्पस ये होता है, ये दिखाना कि देखो फील्ड का कोई एक कंपोनेंट कैंसिल होने वाला है। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा, ये हो गया थीटा। तो अगर हम कंपोनेंट करें तो dB का इधर कंपोनेंट जाएगा dB cos थीटा, इधर आ जाएगा dB sin थीटा, इधर इसका कंपोनेंट dB cos थीटा और इधर आ जाएगा dB sin थीटा।
तो अब क्लियरली दिख रहा है कि एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है वो कैंसिल हो रहा है, ठीक है। dB cos थीटा जो है वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट के द्वारा कैंसिल कर दिया जा रहा है। यही दिखाने के लिए दो एलिमेंट लिया गया था। मतलब अपना जो फील्ड रहेगा वो एक्सिस के अलॉन्ग रहेगा, एक्सिस के अलॉन्ग वाला कंपोनेंट सबका ऐड हो रहा है, तो हमको फील्ड निकालने के लिए dB sin थीटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो नेट फील्ड अगर चाहिए तो हम लोग इंटीग्रल dB sin थीटा करने वाले हैं, ठीक है। तो अब उसके लिए पहले dB लिख लेते हैं। तो लिखते हैं dB। बायो सावर्ट लॉ का जो dB होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बायो सावर्ट लॉ का dB है, ठीक है। अब अपने केस में यहां किसको किससे रिप्लेस करना है तो देखते हैं। dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई तो आई है, dl तो dl है। थीटा क्या होता है? थीटा होता है एंगल बिटवीन dl एंड r, ठीक है। तो जैसे हम ये अपना एलिमेंट ले लिया, जरा एक बार सोच कर देखो, हम नहीं बता रहे हैं अभी, सोच कर देखो कि अब जो बायो सावर्ट लॉ में जो थीटा लिखते हैं, ये थीटा एंगल बिटवीन dl एंड r होता है। तो इस केस में उस थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए? वीडियो पॉज करो, सोचो और वापस आ जाओ। तो वापस आ जाते हैं। dl जो है ये dl का डायरेक्शन, करंट आउटवर्ड आ रहा है इसमें, तो ये dl का डायरेक्शन। और फील्ड यहां देखना है तो ये r ये हो गया, यहां से एलिमेंट से पॉइंट की तरफ जाने वाला वेक्टर। तो ये r है और ये dl है। एंगल कितना बन रहा है? r dl जो है प्लेन के परपेंडिकुलर है और r जो है वो प्लेन में है, 90 डिग्री बन रहा है। यहां से भी देख सकते थे, ये dl तुम्हारा इनवर्ट जा रहा है और ये r, तो dl और r के बीच का जो एंगल है वो अपने केस में 90 है, साइन 90। एंड r स्क्वायर, r क्या हो गया? एलिमेंट से उस पॉइंट का दूरी जहां फील्ड चाहिए, ये हो गया r, इसको r लिख लेते हैं। इसका रेडियस कैपिटल R है लूप का, तो इस छोटे r का वैल्यू अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये अपना dB तैयार हो गया। इसको रख देते हैं यहां पर। B इज इक्वल्स टू इंटीग्रल dB साइन थीटा, तो म्यू नॉट आई dl साइन 90 तो 1 हो चुका है, अपॉन 4 पाई r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो हो गया dB, और साइन थीटा का वैल्यू देखें तो ये रहा थीटा, है ना। ये तो dB आ गया, और साइन थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, r अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब इसमें से जो कांस्टेंट वाला सामान है उसको बाहर निकाल लेते हैं। म्यू नॉट आई r अपॉन 4 पाई r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अंदर बचा इंटीग्रल dl, और इंटीग्रल dl इस पूरे लूप के लिए, इस लूप का लेंथ हो जाएगा। इंटीग्रल dl करेंगे तो dl dl ऐड करते करते पूरे लूप का लेंथ, तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई r अपॉन 4 पाई r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, और इसका इंटीग्रेशन आ गया 2 पाई r। तो अपना मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया म्यू नॉट आई r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड किसी लूप के एक्सिस पर। अब ये तो एक टर्न की वजह से है। अगर मान लो यहां पर बहुत बार वायर लपेटा हुआ है, 2 बार 3 बार, मतलब 2 टर्न है, 3 टर्न है, 10 नंबर ऑफ टर्न्स है या n टर्न्स है, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा n से मल्टीप्लाई कर देंगे, म्यू नॉट n आई आर स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये हो गया फील्ड का फॉर्मूला।
और यहां पर ये ध्यान रखना है कि n जो है, n नंबर ऑफ लूप्स है और ये इंटीजर में ही होना चाहिए। नंबर ऑफ लूप यहां पर फ्रैक्शन नहीं हो सकता। जब हम लोग लूप का फील्ड सेंटर पर देख रहे थे ना, तो हम लोग बोल रहे थे कि नंबर ऑफ लूप जो था, नंबर ऑफ टर्न, वो आधा भी हो सकता था, 1/4 भी हो सकता था। नंबर ऑफ लूप फ्रैक्शन में चल सकता था। यहां नंबर ऑफ लूप फ्रैक्शन में नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा ये समझो। इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि जब हम लोग फील्ड डिराइव कर रहे थे तो हम लोग ये कंपोनेंट को कैंसिल किए। हम एक एलिमेंट यहां लिए, एक एलिमेंट यहां लिए। तो ये जो एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला फील्ड है dB cos थीटा, ये कैंसिल हो रहा था ड्यू टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट्स, है ना। तो ये कैंसिल करके ही फील्ड इधर बचा। अब अगर तुम पूरा लूप नहीं लोगे, है ना, सपोज तुम आधा ही लूप ले रहे हो, तो बहुत सारा एलिमेंट ऐसा है, इन सारे एलिमेंट का कोई डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर ये dB cos थीटा पूरी तरह से कैंसिल नहीं होगा जब तक कि लूप कंप्लीट नहीं होता। मान लो कोई इतना पोर्शन भी छोड़ दे, तो यहां वालों के लिए डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट तो है ही नहीं। तो जब नहीं है तो इन सब का dB cos थीटा कैंसिल नहीं होगा, और फिर कैंसिल अगर नहीं होगा तो एक्सिस के अलोंग के साथ में एक्सिस के परपेंडिकुलर भी फील्ड कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं ये वाला फॉर्मूला अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि फील्ड इतना है, तो ये तभी है जब n जो है वो इंटीजर में हो, कंप्लीट लूप होना चाहिए। बात क्लियर है? अब देखो इसमें अगर हम x इक्वल टू 0 कर दें, इफ x इक्वल टू 0, तो ये सेंटर वाला पॉइंट बन जाएगा। तो x इक्वल टू 0 करते ही फील्ड का फॉर्मूला वही आ गया, μ0 n I by 2r। सेंटर पे जो लूप का फील्ड जो सेंटर पे रहता है वही वाला फॉर्मूला आ गया। और एक चीज देख रहे हो, ये मैक्सिमम भी है। अगर हम तुमसे पूछे कि x के किस वैल्यू के लिए फील्ड मैक्सिमम होगा, तो x खाली यहां नीचे आ रहा है, तो इसका मिनिमम वैल्यू एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है। तो सेंटर पर फील्ड मैक्सिमम है, और जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ते जाएगा फील्ड कम होते जा रहा है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, एक बात और समझ लेना कि इसमें x का वैल्यू पॉजिटिव डालो चाहे x का वैल्यू नेगेटिव डालो, मतलब लूप के इस तरफ फील्ड देखें x का वैल्यू प्लस, या लूप के इस तरफ फील्ड देखें x का वैल्यू माइनस, फील्ड तुम्हारा पॉजिटिव में ही आ रहा है। सेंटर पे मैक्सिमम, आगे बढ़ते बढ़ते 0 की तरफ टेंड करेगा, आगे बढ़ते बढ़ते 0 की तरफ। तो पॉजिटिव x में जैसा ग्राफ है नेगेटिव x में भी वैसा ही है। मतलब ये हुआ ना कि पूरे एक्सिस पर ये जो लूप है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसके पूरे एक्सिस पर फील्ड का डायरेक्शन सेम है। चाहे हम x का वैल्यू पॉजिटिव डाले, 0 डाले, नेगेटिव डाले, फील्ड हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, सेम डायरेक्शन है। और वो डायरेक्शन कैसे देखेंगे? जैसे सेंटर पे फील्ड का डायरेक्शन देखा करते थे वही देख लो, पूरे एक्सिस पे फील्ड का डायरेक्शन वही है। करंट ऐसे घूम रहा है, तो करंट के सेंस में फिंगर्स को रोटेट करो, फिंगर्स को रोटेट किए, थंब इधर जा रहा है, तो सेंटर पे हम लोग ऐसे ही डायरेक्शन देखते थे, पूरे एक्सिस पर फील्ड का डायरेक्शन वही रहेगा, जो लूप का फील्ड का डायरेक्शन देखने का तरीका था। करंट के सेंस में फिंगर्स को रोटेट कर लो, थंब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंट करेगा। बात क्लियर है? तो ये अपना लूप का फील्ड हो गया एक्सिस पर। चलते हैं आगे।
हेडिंग डालते हैं एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ काफी कुछ गॉस लॉ जैसा दिखने वाला है और गॉस लॉ जैसा ही यूज भी होने वाला है। हालांकि गॉस लॉ नहीं है, डेफिनेटली एम्पियर्स लॉ हम लोग नाम लिखते हैं, बट इसका शक्ल सूरत, इसका बिहेवियर है ना, इसका वर्किंग काफी कुछ गॉस लॉ जैसा दिखने वाला है। क्या बोलता है एम्पियर्स लॉ? इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along a loop is equal to mu naught times net current crossing the loop। इसका मतलब क्या है समझते हैं। देखो ये बोल रहा है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग अ लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट क्रॉसिंग द लूप। इसको बोला जाता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एल। ठीक है, डीएल क्या चीज है? यहां एक लूप का बात हो रहा है, तो डीएल लूप का एक एलिमेंट है। जैसे कि जब गॉस लॉ का बात किया करते थे तो हम लोग ये लिखते थे इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोला करते थे? ये फ्लक्स होता था, क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स। इस सर्कल का मतलब है कि क्लोज इंटीग्रेशन हो रहा है, जहां से स्टार्ट हुए हैं पूरा घूमते फिरते वापस वहीं पहुंच रहे हैं, तो ये क्लोज इंटीग्रेशन को डिनोट करता है। तो ये क्या था? फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस। ये तो इसका फिजिक्स वाला नाम हो गया। अगर कोई इसका मैथमेटिकल नाम बोले तो इसको हम लोग बोलेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर एक सरफेस का बात हो रहा होता था, और ये जो डीएस है ये एक सरफेस का एलिमेंट होता था। डीएस एरिया लेते थे यहाँ पे, है ना। ये डीएस क्या होता था? एरिया का एक एलिमेंट होता था। तो इसका मैथमेटिकल नाम क्या है? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर बात कर रहे हैं लूप का, और ये क्या है? लूप का एक एलिमेंट है, एक छोटा सा टुकड़ा है। ठीक है, तो ये लेंथ हो गया, ये क्या हो गया? ये एरिया हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका मैथमेटिकल नाम है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसकी जगह हम ये कर दें बी, तो हम लोग पढ़ेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आया? बस बात यह है कि यहां पर इस सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फिजिक्स में नाम है फ्लक्स। इस लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फिजिक्स में कोई नाम नहीं है, तो इसको हम लोग बार बार लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही बोल रहे होंगे। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग अ लूप, लूप भी क्लोज पाथ हो गया, along a loop is equals to mu naught into I in। एकदम गॉस लॉ जैसा दिख रहा है। वहां Q in का बात होता था, यहां पर I in का बात हो रहा है।
तो यही है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इन। वहां सरफेस का बात कर रहे थे और यहां पर एक लूप का बात हो रहा है। उस सरफेस को वहां पर गॉसियन सरफेस कहा जाता था, ये जो लूप है इसको एम्पीरियन लूप कहा जाता है। जो लॉ दिया उसके नाम से रख दिया गया, ठीक है, ये एम्पीरियन लूप है। तो B डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इन। अब इसमें आई इन क्या है? आई इन जो है वो इस लूप से कितना करंट पास कर रहा है उसका वैल्यू है। तो तुम देखोगे कि 3 वायर जो दिख रहा है वो इस लूप से पास कर रहा है, चौथा वायर बाहर है, तो इसको I4 को तो हम लोग कंट्रीब्यूशन में नहीं लेंगे। आई इन में हम लोग लिखेंगे I1 प्लस I2 माइनस I3। ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो I1 प्लस I2 माइनस I3। अब इसमें एक सवाल खड़ा हो जाता है। सवाल ये खड़ा होता है कि क्यों नहीं हम लोग उल्टा करके लिखें, मतलब I3 माइनस I1 माइनस I2, मतलब हम इन दोनों के डायरेक्शन को प्लस लिए, क्यों ना हम ऐसे लिख दें I3 माइनस I1 प्लस I2। तो इसमें और इसमें मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, बस साइन का फर्क आ जाएगा। जब हम लोग Q इन का बात करते थे तो वहां ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं था, जो प्लस में है उसको प्लस साइन के साथ रखो, पॉजिटिव चार्ज को प्लस साइन के साथ में, नेगेटिव चार्ज को माइनस साइन के साथ में। अब करंट में तो कोई पॉजिटिव और नेगेटिव करंट नहीं होता है, यहां तो डायरेक्शन देख के रख रहे हैं, तो कौन से डायरेक्शन को पॉजिटिव ले, एक के हिसाब से ये आंसर आएगा, दूसरे के हिसाब से आई इन का ये वैल्यू आएगा, तो किसको लेना चाहिए? ये डिपेंड करता है कि जब तुम ये वाला पोर्शन कैलकुलेट कर रहे थे B डॉट डी एल, तो तुम डीएल वेक्टर किस डायरेक्शन में लिए। जैसे ये लूप देखो, ये लूप दिख रहा है, इस लूप में ये लूप ऐसा है, इस प्लेन में, बोर्ड के परपेंडिकुलर वाले प्लेन में। डीएल वेक्टर जो हम लिए हैं वो ऐसे लिए, तो हम डीएल वेक्टर ऐसे लिए तो ऐसे ऐसे कलेक्ट करते हुए हम घूमेंगे। तो लूप में हम ऐसे घूम रहे हैं, यहां से स्टार्ट होते हुए ऐसे घूम गए। अगर हम डीएल वेक्टर इस तरीके से लिए हैं तो हम इंटीग्रेशन ऐसे करते हुए गए, तो जिस सेंस में तुम्हारा डीएल वेक्टर घूम रहा है उधर फिंगर्स रोटेट कर लो। तो डीएल ऐसे ऐसे कलेक्ट करते हुए जा रहे हो तो ऐसे फिंगर्स रोटेट करेंगे तो थंब ऊपर गया। थंब अगर ऊपर गया तो तुम ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हुए, तो फिर I1 और I2 पॉजिटिव है और I3 नेगेटिव है। अगर हम डीएल वेक्टर ऐसे माने होते तो हम फिर ऐसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, ऐसे इंटीग्रेट करते हुए जा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर लूप में घूमे तो हम फिंगर्स को ऐसे रोटेट करेंगे, है ना, जिस डायरेक्शन में डीएल जा रहा है उधर फिंगर्स को रोटेट कर लेंगे। तो इसको जब हम कैलकुलेट किए हैं लूप के अलोंग, तो हम इंटीग्रेशन कैसे करते हुए गए हैं, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर अगर ऐसे घूमे हैं तो फिंगर्स को हम ऐसे रोटेट करेंगे, थंब नीचे जा रहा है, तो फिर I3 को पॉजिटिव और I1 I2 को नेगेटिव माना जाएगा। तो मान लो हम यहां पर ऐसे सपोज इस तरह से डीएल ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम ऐसे घूम गए, तो I1 I2 पॉजिटिव है और I3 नेगेटिव है। बात समझ में आया कैसे आई इन को सेलेक्ट करना है ना? और ये इंटीग्रल B डॉट डी एल हम लोग के लिए बिल्कुल एक मैथमेटिकल चीज है ना? क्या बोलते हैं इसको? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो गया एम्पियर्स लॉ। दिखने में बिल्कुल गॉस लॉ जैसा है, ठीक है। अब हम लोग एम्पियर्स लॉ का क्या करने वाले हैं, हम लोग ये लिख तो लिए एक्सप्रेशन, हम लोग इसका क्या करने वाले हैं? हम लोग एम्पियर्स लॉ से फील्ड डिराइव करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, जो हम लोग गॉस लॉ से किया करते थे। गॉस लॉ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करते थे, हम लोग यहां पर एम्पियर्स लॉ से मैग्नेटिक फील्ड डिराइव करेंगे, लेकिन हर केस में डिराइव नहीं कर पाएंगे, कुछ सिमेट्रिकल सिचुएशंस में, है ना, कुछ टाइप का सिमेट्री होगा, उस सिमेट्री में हम लोग फील्ड को डिराइव कर पाएंगे। तो जरा स्टेप्स समझना, एक बार रिकॉल करो कि तुम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट किया करते थे। तो सबसे पहले तुम एक गॉसियन सरफेस, है ना, एक इमेजिनरी सरफेस लेते थे जिसको हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते थे।
और वो सरफेस क्या देखते हुए लेते थे? सिमेट्री। 3 टाइप का सिमेट्री होता था, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल एंड प्लेनर। तो सबसे पहले तुम सिमेट्री को देखते हुए एक सरफेस कंसिडर करते थे, मान लो स्फेरिकल कंसिडर किए, और उससे क्या फायदा होता था? उससे 2 तरह के फायदे हुआ करते थे। ये बात जो अभी हम बोल रहे हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैट वाले चैप्टर में हम कम से कम 1-8 लाख बार बोले होंगे। क्या? कि सिमेट्री को देखते हुए हम लोग सरफेस लेते थे, उससे 2 फायदा होता था। क्या? एक तो हर जगह E और ds के बीच का एंगल 0, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0, और हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम, ठीक है। तो उससे जो है ना लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाता था। ये जो होता था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह सेम और E और ds के बीच का एंगल हर जगह 0, तो हम लोग बहुत आसानी से इसको इवेल्युएट कर पाते थे। तो हर बार सिमेट्री को देखते हुए सरफेस लेते थे, कभी स्फेरिकल, कभी सिलेंड्रिकल, और ये सब बात अगर याद ना आए तो एक बार गॉस लॉ रिवाइज कर लेना। तो इस तरह से लेते थे और फिर ये लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट कर लेते थे। यहां पर भी वही काम करने जाएंगे। यहां पर जब फील्ड कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग सरफेस नहीं लूप लेंगे, और लूप कैसा लेना है ये फील्ड के सिमेट्री को देखते हुए तय होगा। और जब हम फील्ड के सिमेट्री को देखते हुए लूप का शेप डिसाइड करेंगे तो यहां पर भी वही 2 फायदे होने वाले होंगे। कौन से 2 फायदे? मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हर जगह सेम रहेगा मैग्नीट्यूड में, और B और dl के बीच का एंगल 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हर जगह सेम, E और ds के बीच का एंगल 0। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हर जगह सेम, B और dl के बीच का एंगल हर जगह 0। तो आसानी से हम लोग इसको इवेल्युएट कर पाएंगे, ठीक है। हम फिर से बोल रहे हैं, अगर ये सब बात हम क्या बोल रहे हैं तुमको अगर बाउंसर मार रहा हो, है ना, इसका मतलब ये है कि गॉस लॉ अपने दिमाग में बिल्कुल भी नहीं है। ये गॉस लॉ का डेरिवेशन नहीं है ना। गॉस लॉ तो हो सकता है, गॉस लॉ का डेरिवेशन में हम ये बात कई बार बोले, हर डेरिवेशन में हम ये बात बोले, ठीक है। तो एक प्रोसेस था जो हम लोग एकदम हर बार वही चीज अप्लाई कर रहे थे। तो एग्जैक्टली एम्पियर्स लॉ में हम लोग सेम काम करने वाले हैं। तो जो अभी हम शुरुआत में बोल रहे थे कि एम्पियर्स लॉ का शक्ल सूरत गॉस लॉ से मैच करेगा, और उसका वर्किंग भी, है ना, उससे जो हम लोग करने वाले हैं, है ना, क्या करने वाले हैं? फील्ड निकालने वाले हैं। कैसे केसेस में? कुछ सिमेट्रिकल सिचुएशंस में फील्ड निकालेंगे। और फील्ड निकालने का जो तरीका है, जो मेथड है, जो स्टेप्स था, वो जैसा गॉस लॉ में था वैसा ही यहां पर भी रहने वाला है। बात समझ में आया? तो अब देखते हैं एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन।